तो नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। साथियों, आज बहुत ही खास शख्सियत हमसे जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे। राजनीतिक गतिविधियां क्या है, वैकासिक प्रक्रिया क्या होगी और उनका विजन क्या रहेगा आने वाले समय में बनारघाट क्षेत्र के लिए। तो हमारे बीच में है चामुर्ची जीपी के उप प्रधान एवं बनारघाट ब्लॉक के सभापति या कहे ब्लॉक प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अपनी शिक्षा अजीत नाइक ये जो चैनल है, इसके थ्रू से जितने भी हमारे व्यूअर्स है जो ये चैनल को या ये पेज को फॉलो करता है, सबको आने वाला दुर्गा पूजा एवं काली पूजा, छठ पूजा, क्योंकि अभी त्योहार का मौसम आ चुका है, सबको मेरे तरफ से भी अग्रिम शुभकामनाएं। तो सवालों का घेरा आपसे शुरू करें बात करते जी। तो कुछ तीखे सवाल भी होंगे सर जी। कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल हमेशा तीखा ही होना चाहिए जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपकी खुद की राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई और बनारघाट ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने तक का सफर कैसा रहा? हमने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, तो थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। देखिए, लगभग 2005 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। तो उस समय 2005 में यहाँ पे पश्चिम बंगाल में उस समय तृणमूल कांग्रेस उतना सक्रिय नहीं था। उस समय वामफ्रंट और कांग्रेस का ही लड़ाई था। तो जब भी चुनाव होता था तो सीपीएम और कांग्रेस का एक भीषण बोला जाए तो राजनीतिक युद्ध उस समय होता था। तो 2005 में से ही मैं उस समय मेरा छोटा सा सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता मेरा शुरू हुआ। उस समय कांग्रेस से मैंने शुरू किया। फिर उसका बाद में 2008-9 में जाके एक सामाजिक उस समय जो परिस्थिति था उस हिसाब से एक सामाजिक आंदोलन में मैं रहा। और उसके बाद में 2016 में हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के उन्नयन और उनका काम करने का तरीका को पसंद करते हुए फिर मैं तृणमूल कांग्रेस में 2016 में मैं शामिल हुआ। उसके बाद उस समय मुझे दल ने जलपाईगुड़ी जिला का जनरल सेक्रेटरी यानी कि साधारण संपादक का दायित्व दिया। उसी समय 2017 में एक प्रशासनिक पद द वेस्ट बंगाल तराई डुवर्स सिलीगुड़ी डेवलपमेंट कल्चरल बोर्ड बोल के वो बोर्ड का एक वाइस चेयरमैन का दायित्व मिला। फिर उसके बाद में विगत पंचायत चुनाव में 2023 में मुझे मेरा जो घर है चामुर्ची, उस अंचल का सभापति का दायित्व मिला। और सभापति का दायित्व मिलने के बाद प्रथम बार यहाँ पे हम लोग 30 में से 23 सीट हम लोग जीत के यहाँ पे हमारा बोर्ड है। तो हमारे इस अंचल में एक ऐतिहासिक जीत हुआ है कि इससे पहले कोई भी राजनीतिक दल को इतना बहुमत नहीं मिला था जो 2023 में हम लोग को यहाँ पे मिला। उसके बाद फिर 2023 का नवंबर महीना में फिर मुझे जलपाईगुड़ी जिला यूथ का युवा तृणमूल कांग्रेस का सभापति का दायित्व मिला। फिर अभी 1 महीना पहले फिर मुझे इस ब्लॉक का सभापति का दायित्व मिला। तो पार्टी ने मुझे जब भी कोई भी दायित्व दिया उसे मैं पूरा मेरा निष्ठा के साथ में वो दायित्व पालन करने का मैं कोशिश करता हूँ। और एक जो ऑलराउंडर खिलाड़ी जो होता है वो कहीं पे भी पोजीशन में वो खेल लेता है। कभी स्ट्राइकर खेल लेते, कभी डिफेंस खेल लेते। जो पार्टी मुझे दायित्व देता है उसको मैं निभाने का कोशिश करता हूँ। तो बनारघाट ब्लॉक के नए परिसमन के बाद राजनीतिक समीकरण कैसे बदले हैं? क्या इससे तृणमूल कांग्रेस को लाभ होगा आने वाले समय में? देखिए, सांगठनिक जो फेरबदल होता है वो भी एक धारावाहिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार कोई फेरबदल हुआ है और बानाघाट में ही हुआ है। ये पूरा पश्चिम बंगाल में ही सांगठनिक फेरबदल हुआ। कहीं पे जिला सभापति चेंज हुआ है, कहीं पे ब्लॉक सभापति चेंज हुआ है, कुछ जगह में आने वाला समय में और भी चेंजेस हो सकता है। तो ये इसको ऐसा कोई बड़ा चीज समझने का कोई जरूरत नहीं है। ये एक पार्टी का एक रेगुलर प्रोसेस में ही ये आता है। और जहां बात समीकरण कुछ ऐसा समीकरण तो मुझे नहीं लगता है कुछ नया कुछ समीकरण चेंज होने वाला है। लेकिन निश्चय
सामने में 2026 का एक बड़ा सा चुनाव हमारा सामने में है, तो निश्चय कुछ कुछ चेंजेस को भी दिखने का मिलेगा और काम में भी चेंज को आप लोग को दिखने को मिलेगा। वो तो आने वाला समय आप लोग को बताएगा। जी सर, आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या आपको लगता है कि सभी लोग आपके नेतृत्व से संतुष्ट है या पार्टी के भीतर कोई असंतोष या मतभेद सामने आए हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तृणमूल कांग्रेस जो है ना, ये एक बड़ा परिवार है। इसको हम इस नजरिए से देखते हैं कि एक घर में भी, एक परिवार में भी जब परिवार बड़ा होता है तो छोटा सा मनमुटाव, कुछ कुछ बातों पर असहमति, ये जायज बात है। तो इस हिसाब से मैं संगठन को भी देखता हूँ। संगठन में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लीडर्स है, यूनियन है, हमारा ट्रेड यूनियन है, हमारा यूथ है, हमारा महिला है, हमारा छात्रा है, हमारा और भी है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग में बहुत सारे मतभेद हो ही सकता है, लेकिन हम लोग एक तृणमूल परिवार के हिसाब से काम करेंगे। चुके हैं आप ब्लॉक प्रेसिडेंट बन चुके हैं यहाँ इस क्षेत्र के, आपका दायित्व भी बढ़ रहा है क्योंकि 2026 इलेक्शन पहुंचने वाले हैं। तो किस प्रकार की रणनीतिक माहौल आप तैयार कर सकेंगे इस क्षेत्र के लिए? क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन हम देखे हैं कि इस क्षेत्र में रिजल्ट जो है तृणमूल कांग्रेस का उतना अच्छा नहीं रह पाया है, तो आप इसको किस प्रकार से सुधार करेंगे? देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग ये क्षेत्र तो अलीपुरद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है आपका मेटेली तक, उसके बाद में जलपाईगुड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है। तो कंपैरिजन टू प्रीवियस इलेक्शन जो 2019 में जो लोकसभा हुआ था, उसका कंपेयर में हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ा है और चाय बागान में और भी बढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें और शक्तिशाली हिसाब से सांगठनिक काम भी करना है और साधारण पब्लिक के साथ में हमको जुड़ के रहना है। देखिए, चुनाव के लिए मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर हम और हमारा सरकार जो श्रमिक के लिए जो काम कर रहा है वो चीज को आगे लेके आना पड़ेगा। ये सवाल युवाओं से जुड़ी हुई सर। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास या स्वरोजगार को लेकर आपकी पार्टी की ओर से क्या विशेष योजनाएं चल रही है या आने वाले समय में क्या योजना है? और सर ये भी बोलना चाहेंगे, आप जैसे युवा तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो आपको जिस प्रकार से युवाओं के प्रति खिंचाव है, आप युवाओं को बेहतर समझ सकते हैं, तो इसी के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? देखिए, हमारा भारत जो देश है वो ये युवाओं का देश है। भारत का जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का लगभग 50% पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है, जो यूथ में आता है, युवाओं में आता है। तो मैं युवाओं के बीच में मैं काम कर चुका हूँ और अभी भी मैं खुद को भी एक युवा ही मानता हूँ और मेरा उम्र उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए निश्चय युवाओं को इस बार पहला प्राथमिकता मिलेगा, चाहे राजनीति में हो चाहे और चीज में भी हो। आपको पता है या नहीं पता है, मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हूँ। मैं फुटबॉल खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, प्रोफेशनली खेलता था, ऐसा नहीं है कि गांव में खेलता था। मैं क्लब लेवल में भी जलपाईगुड़ी में भी मैं खेला हूँ, 3 साल में क्लब खेला, वॉलीबॉल में भी मैं खेलता हूँ, इसलिए युवाओं का नफ्स मुझे पता है। शिक्षा व्यवस्था को हम लोग समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे आपको विजिट करने की जरूरत है, बहुत सारे स्कूलों में क्या स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब हम नवोदय स्कूल, जो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो नवोदय स्कूल के लिए एक हम लोग टीचर से बात किए कि आप लोग जो प्राइमरी स्कूल के हैं तो आप फॉर्म फिलअप कराइए, बाकी तो आपको पढ़ाना होगा, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वहाँ से जवाब आया यहाँ के बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि शिक्षा उनका देने में मतलब असक्षम रह गए हैं वे, या स्कूली व्यवस्था खराब हो गई है कि हम लोग के बच्चे को हम ही लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं सकेंगे। तो कहाँ पे कमी है सर, और इसको आप किस रूप से देखेंगे आने वाले समय में? देखिए, इसमें ना ये सोच में परिवर्तन होना पड़ेगा। एक तरफ सरकार है, चाहे कोई भी दल सरकार गठन करे, आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, तो फ्री एजुकेशन हमारा सरकार दे रहा है। आप प्राइमरी लेवल पर जाइए, हमारा स्कूल में पैसा कोई देना नहीं पड़ता है, हमारा यूनिफॉर्म से लेके
बैग से लेके, बुक से लेके सारा कुछ हमारा राज्य सरकार देता। उसके बाद आपका मिड डे मील चल रहा है, ताकि कोई भी एक गरीब का बच्चा जब एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल में जाए, वो भूखा बैठना ना पड़े। अगर आप अपर प्राइमरी पर जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, बहुत सारा ऐसा योजना कन्याश्री से शुरू करके बहुत सारा स्टूडेंट का जो क्रेडिट कार्ड लोन से लेके बहुत सारा जो हमारा 12 पर जाने पर जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो पैसा से शुरू करके स्कॉलरशिप से शुरू करके पूरा पश्चिम बंगाल सरकार दे रहा है। और बहुत जगह पे अगर कोई ठीक हिसाब से स्कूल व्यवस्था नहीं चल रहा है तो ये निर्वाचित जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, हमारा भी एक दायित्व बनता है। हमारे एरिया में बहुत सारे एनजीओज है, उनको भी दायित्व बनता है कि इसको आगे आके हम लोग इसको क्या करें, ये करें। हमेशा हर चीज का ऊपर हम मान लो हमारा घर का सामने में ड्रेन बंद है, मैला है, हमेशा हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा सरकार करेगा। अरे भाई, हमारा घर का सामने में ड्रेन है, हम भी उसको थोड़ा सफा कर सकता, हम भी उसको थोड़ा अपना अड़ोसी पड़ोसी को बोल के हमारा गांव को हम थोड़ा सफा रखता। उसके लिए हमें सरकार का ही इंतजार करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। कहते हैं कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं चाय बागान से जुड़े हुए, मजदूरों के से जुड़े हुए। तो बनारस ब्लॉक में चाय बागानों की वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके पास कोई योजना है इन बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए? हालांकि हम लोग देख रहे हैं सर, अभी बोनस को लेकर, तो पेमेंट को लेकर हड़तालें हो रही हैं, रोड जाम हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको किस प्रकार से देखते हैं एवं ट्रेड यूनियन की भूमिका को आप यहाँ किस प्रकार से कहेंगे, क्या बात रखेंगे उनके लिए? देखिए, बानहाट ब्लॉक के अंतर्गत 24 चाय बागान है। 24 चाय बागान में कुछ गार्डन सिख गार्डन में गिना जाता है, काउंट होता है। जैसे मान लीजिए आपका चामुंची चाय बागान हो गया, रेड बैंक सूर्यनगर हो गया, देवपड़ा का भी अवस्था उतना अच्छा नहीं है। तो एंड रूल में हमारा बानाट में 4 चाय बागान है, चुनाभट्टी, न्यूडस, बानाट और कारबोला। ये 4 बागान, 4 चाय बागान में भी एक पेमेंट का समस्या हो रहा है। तो इसको लेके देखिए, हम व्यक्तिगत तौर पे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना मेरा व्यक्तिगत ये मुद्दा नहीं है। इसको सांगठनिक हिसाब से इसको सॉल्व करना है। उसके लिए राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी और हमारा जो ऑपरेटिंग जो यूनियन है उनका सहभागिता, इसका ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि चाय बागान में 3 पक्ष होता है, एक मालिक मैनेजमेंट पक्ष, एक हमारा ऑपरेटिंग यूनिट, चाहे कोई भी पार्टी का यूनियन हो, और एक हमारा डीएलसी लेबर कमिश्नर या राज्य सरकार का, अगर हम उसको पकड़ते। तो ये तीन ग्रुप, इनको ही लेके चाय बागान तो चलता है। यहाँ पे सोलली केवल राज्य सरकार ही सब कुछ करेगा ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें मैनेजमेंट, राज्य सरकार एवं ऑपरेटिंग यूनिट का 3 पक्ष का सहभागिता से बागान का सुचारू रूप से चलना नहीं चलना निर्भर करता है। इससे पहले वाला साल हम लोग देखे कि बोनस का समय में सभी यूनियन बहुत सारा आंदोलन किया, हड़ताल किया, गेट मीटिंग किया, चक्का जाम किया। उसके बाद में 16% बोनस पिछले बार मिला। लेकिन इस बार कोई गेट मीटिंग किए बिना, कोई धरना किए बिना, कोई हड़ताल किए बिना हमारा सरकार जो है, हमारा मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने 20% बोनस देने का ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो पहला चीज कि 20% देना है बोल के ये जो चीज आगे निकल के आया, वो हमारा सरकार का ही देन है। क्योंकि इसके लिए किसी को आंदोलन करने का जरूरत नहीं पड़ा। और बहुत सारा चाय बागान में 20% बोनस मिल भी चुका है। अब जो गार्डन में समस्या हो रहा है, कुछ गार्डन में समस्या हो रहा है, कुछ गार्डन में तो पेमेंट का भी समस्या हो रहा है। इसको मैं जो बोला, जो ट्राई पार्टी 3 पक्ष जो है, इसको एक जगह आके इसको सॉल्यूशन करना चाहिए। उसमें मेरा ब्लॉक में जो भी चाय बागान है, उसमें अगर कोई समस्या होता है, उसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करके काम करना, ये मेरा दायित्व बनता है और मेरे दायित्व को निश्चय
पालन करूंगा। यह क्वेश्चन जो है एक चाय बागान के कुछ मजदूरों ने ही हमसे पूछा है, तो मैं लेकर आया हूँ, आप इस पर थोड़ा जवाब दीजिएगा। कटहलगुड़ी चाय बागान क्षेत्र में बंगला आवास घर योजना को लेकर कई लोगों की शिकायत है कि एक ही व्यक्ति को 2-3 बार घर मिल गया है, जबकि जिनके पास रहने को कुछ नहीं है उन्हें एक बार भी नहीं मिला। यह वितरण प्रणाली कितनी पारदर्शी है और आप इस मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे? देखिए, हमारा कहना ये है कि जो बात आप उठा को लेके आया है जी कि एक ही व्यक्ति को अगर ऐसा घर 2 बार 3 बार ऐसा मिल रहा है, जी तो ग्राम पंचायत में जब सर्वे होने के बाद में जब लिस्ट होता है, वो लिस्ट प्रसारित होता है और उसमें एक समय सीमा दिया जाता है कि किसी का भी अगर वो लिस्ट का ऊपर किसी का अगर ऑब्जेक्शन हो, किसी का कोई विरोध हो, या मान लो किसी को पहले से मिला है जी या, तो उसमें आपत्ति करने का एक समय सीमा दिया जाता है। तो मैंने शुरू में जो बात बोला, कहीं ना कहीं हमें एक सचेतना नहीं होने के कारण यहाँ पे हम लोग मिस आउट कर जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी बात अगर किसी को 2 बार मिला है तो वो निश्चय आके संबंधित अधिकारी को कंप्लेन कर सकता है। तो ये कंप्लेन होने से निश्चय अगर किसी को ऐसा मिला है, अगर रिटर्न, हमारे पास तो कोई आज तक कोई रिटर्न कंप्लेन आया नहीं है, अगर ऐसा होगा तो निश्चय उसका पैसा उसको नहीं मिलेगा। जो बांग्ला आवास योजना का भी आपका चैनल का माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार से जो घर के लिए हमें पैसा मिलता था पहले, वो पैसा बंद हो चुका है। ये जो पैसा है, ये पैसा टोटली राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हमको ये पैसा दे रहा है। और ममता बनर्जी ने वो चुनाव से पहले एक आश्वासन दिया था, आपका क्या बोले, लोकसभा चुनाव से पहले, अगर केंद्र सरकार हमें घर का पैसा नहीं भी देता तो राज्य सरकार हमें पैसा देगा, वो उन्होंने पूरा किया। और कहीं कहीं में अगर ऐसा कोई भी आप मीडिया कर्मी या जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं अगर आपका पास में भी ऐसा कोई बात आता है तो आप हमें निश्चय उसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि वो अगर कहीं पे गलती हो रहा है या भूल हो रहा है तो उसको स्वीकार के उसको ठीक करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। साथियों, अभी संदीप छेत्री जी जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट है बनारहाट ब्लॉक के, तो अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या फिर इससे जुड़े सवाल हो किसी भी प्रकार से, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग लिखें, अपनी बातों को रखें, ताकि हम लोग आपके मार्फत से इन सारी बातों को अधिकारियों या वर्तमान ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को भी कह सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे चैनल में आपने वार्तालाप हमारे साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिक्षा अजीत नायक भाई को जिस तरीका से आप श्रमिक का बात को आगे लेके आते हैं, जिस तरीका से आप चाय बागान का समस्याओं को, युवाओं का बात, रोजगार का बात, शिक्षा का बात जो लेकर आते हैं, भले प्रश्न जितना भी तीखा हो, प्रश्न से हमें भागना नहीं चाहिए, और चाहे जितना भी प्रश्न हमें ठेस पहुंचाता हो उसको फेस करके उसका समस्या का समाधान करना है। और आप ये चीज को लेके पब्लिक का सामने में या आपके व्यूअर्स के सामने में जा रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है। और मेरे तरफ से भी आपके जितने भी व्यूअर्स है जो अपनी शिक्षा अजीत नाइक को आप वो फॉलो करते हैं, ऐसा ही प्यार और मोहब्बत आप इनको भी दें। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।